नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन अध्याय अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे गांधी युग का आगमन एवं अन्य आंदोलन जैसे रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ क्लास 8 के छात्रों के साथ साथ अन्य लोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। साथ ही सीटेट, बीटेट एवं अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें, काफ़ी इससे जानकारी प्राप्त होगी। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बंगाल विभाजन आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस पाठ में गांधी का आगमन इससे शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी एक केस के पैरवी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में लगभग वे 20 वर्षों तक रहे। वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा नस्ल भेद नीति या रंग भेद नीति किया जाता था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चलाया। वहाँ पर उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। अब हम लोग जानेंगे कि सत्याग्रह किसको कहते हैं। तो सत्याग्रह होता है शोषण एवं अन्याय के खिलाफ अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना। सत्याग्रह में जो शोषण किसी का किया जाता है या अन्याय किया जाता है, उसके विरोध में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना और अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना। दूसरा नस्ल भेद, उसको हम लोग कहते हैं। नस्ल भेद से तात्पर्य है शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाना। रंग भेद या नस्ल भेद कहते हैं शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाना। सत्याग्रह कहते हैं शोषण एवं अन्याय के खिलाफ अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया और रंग भेद या नस्ल भेद नीति के विरोध में यह आंदोलन था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु उन्होंने बनाया और 1916 में अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। उसके बाद देश में उस समय विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर उन्होंने देश की स्थिति का आकलन किया और उसके अनुसार गांधी जी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाया। गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील खेती अर्थात तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अब तीन कठिया प्रथा किसको कहते हैं? तीन कठिया प्रथा है जिसमें किसानों से एक बीघे में से 3 कट्ठे में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराया जाता था। यानी कि नील की खेती प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा में करना अनिवार्य था, अनिवार्य रूप से करने पड़ते थे, जिसे हम लोग 3 कठिया प्रथा कहते हैं। यानी कि
एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठा में किसकी खेती करनी थी? नील की खेती करनी थी। नील की खेती करने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति कम जाती थी। साथ ही जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा तो नील की मांग बाजार में कम होने लगी। नील की मांग कम होने के कारण अब उसका दाम घट गया, तो जिससे किसानों को जितना लागत होता था वो भी ऊपर नहीं हो पाता था, जिसके कारण किसान परेशान थे। और इन परेशानियों के कारण वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उन्होंने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से यह अनुरोध किया कि आप बिहार चलिए और जो नील खेती से नुकसान है, नील खेती के विरुद्ध किसानों में असंतोष है, उसको दूर कीजिए। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए और बिहार में वे अपने अन्य सहयोगियों, जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी एवं अन्य नेताओं के साथ घूम घूम कर किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से ही चलाए थे। यानी कि बिहार के चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और इसके प्रयास से 3 कठिया प्रथा की समाप्ति हुई। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया? तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग उनके द्वारा चंपारण में किया गया। उसी प्रकार उन्होंने खेरा में आंदोलन चलाया और अहमदाबाद में औद्योगिक मजदूरों के समस्याओं को लेके उन्होंने आंदोलन चलाया। तो गांधी जी का ये महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। तो अंग्रेजों ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया था। इसमें क्या था? इस रॉलेट एक्ट में था जो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर और निश्चित समय तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति पर किसी तरह का संदेह भी अगर मात्र हो जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस कानून के विरुद्ध में लोगों में असंतोष था और इसके कारण 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में मनाया गया। इसी क्रम में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके कारण पंजाब के लोग 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में जालियांवाला बाग जो अमृतसर में, वहाँ पर जमा हुए और भीड़ पर डायर द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं लगभग 1200 व्यक्ति घायल हो गए। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही भयावह था। उसके बाद हम लोग खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था, प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। अब खलीफा किसको कहते हैं? तो मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको खलीफा कहा जाता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की
के खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ओटोमन साम्राज्य को पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा के नियंत्रण में ही देखना चाहते थे। तो उनके हटाए जाने से लोगों में असंतोष था। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक समझा। अवसर के रूप में देखते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान, और याद रखेंगे असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि असहयोग का मतलब हुआ किसी तरह का सहयोग नहीं प्राप्त करना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी पदवी जो था उसको छोड़ने का निर्णय लिया गया और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया, छोड़ दिया। इसके साथ ही चुनावों का मतदाताओं द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। बहुत सारे वकीलों ने जो है सो न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं की मात्रा में भारी गिरावट हुई और पूरे देश में जनता जो है सो इससे क्या हुई? आंदोलित हो गए। अब असहयोग आंदोलन के दौरान ही मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका प्रारंभ किया। इसको याद रखेंगे। तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में, यानी कि सारे देश में देखने को मिला। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। पंजाब ने इसका आंदोलन देखने को मिला। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। तो पूरे देश में असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला और जगह जगह जो है सो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए किया गया। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। कब? 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में क्या हुआ? आगमन हुआ और उस दिन हड़ताल मनाए गए। उसी दौरान एक चौरी चौरा कांड हो गया और चौरी चौरा कांड होने के कारण जो है असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। यानी कि चौरी चौरा कांड जो है सो 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के, देवरिया जो है सो उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने पुलिस ने एक जुलूस को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब असहयोग आंदोलन के स्थगित गांधी जी चौरी चौरा कांड के कारण जो है सो दुखी मन से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922 को। अब है झंडा सत्याग्रह के बारे में। तो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ। झंडा सत्याग्रह का अगर पूछता है कब हुआ तो 13 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया था। तो कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह का निश्चय किया।
अब आगे है स्वराज दल की स्थापना। तो स्वराज दल की स्थापना जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। यानी कि कांग्रेस का 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी में निर्णय लिया गया कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। यानी कि इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था और चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। 1925 में आगे हम लोग देखते हैं, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, उसका गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वह सर्वहारा का मतलब हुआ जनसाधारण की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए कार्य को देखती थी। और आरएसएस हिंदूवादी संगठन और उग्र राष्ट्रवादी संगठन अपने आप को मानते थे। इसी दौरान जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्यकर्ता सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह आदि थे। अब हम लोग देखते हैं आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? उस समय नमक के बिक्री पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया गया। नमक लोगों की बुनियादी ज़रूरतें थी। नमक गरीब अमीर ऊंच नीच सभी के लिए ज़रूरत थी। तो इस नमक पर जो है टैक्स लगा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा कर लगा दिया गया। तो लोगों का मानना था कि यह प्रकृति प्रदत्त चीज़ है और बिना कर सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने 79 समर्थकों के साथ, कितने 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी वो अपने 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी का प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक को तोड़ा। जब वह नमक कानून को वहां पर नमक बनाया और इस नमक कानून को तोड़ा, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के पश्चात देश के अन्य भागों में भी यह आंदोलन जोर शोर से चला और देश के अन्य भागों में भी इसे नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था और 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा कब स्वीकार किया गया पूछता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और इस आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। 9 अगस्त को ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जब गिरफ्तार कर लिए गए
तो यह ऐसा आंदोलन था जो बिना नेतृत्व के ही लड़ा और सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। जनता ने स्वयं ही नेतृत्व को संभाल लिया। जनता स्वयं ही इस नेतृत्व को संभाल लिया। जनता के द्वारा ही जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई। उसके बाद नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी यह आंदोलन जो है सो उत्कर्ष पर रहा। बिहार में 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस जगह पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। अब अगर आप अभी जाएंगे विधानमंडल तो वहाँ पर 7 छात्र शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति प्रतिमा बना हुआ है जिसे शहीद स्मारक कहा जाता है। तो शहीद स्मारक का निर्माण किया गया और इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। तो मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं एन.एस. गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला। यानी कि 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान को अपने हाथ में लिया और सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की। उन्होंने सैनिकों से आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्वेश्चन आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब आगे हम लोग स्वतंत्रता के साथ साथ भारत विभाजन की स्थिति को देखते हैं। तो भारत विभाजन की स्थिति जो है सो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण बनने लगा था और 1906 के बाद यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद और उसके बाद जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी उसको अंग्रेजों के द्वारा 1909 में मान लिया गया था, जिसको हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़े थे। इसी अध्याय में पिछले क्लास में पढ़े थे। पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि किसी धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसको पृथक निर्वाचन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजों ने 1909 में मान लिया था। तो फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण हिंदू एवं मुस्लिम वर्ग में मतभेद बढ़ता जा रहा था और जिसका अंततः परिणाम अंत में भारत विभाजन के रूप में देखने को मिला। तो सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को मिलाकर अलग स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक रहमत अली ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र बनाने के लिए लंदन में पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था। इससे प्रेरणा लेकर मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया। 1934 में जब लीग का नेतृत्व यानी कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिन्ना के हाथों में आया और 1940 में जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण को एकमात्र मांग सरकार से करने लगे। इंग्लैंड सरकार ने लीग की मांग को जांच करने के लिए किप्स मिशन 1942 में, बेबल योजना 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा था। यानी कि लीग की मांग जो है वह पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में मांग की गई थी। इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न मिशन भेजा गया था, जिसमें क्रिप्स मिशन, बेबल में योजना और कैबिनेट मिशन योजना थी। कैबिनेट मिशन योजना ने स्पष्टता विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना
विभाजन के पक्ष में नहीं थे और इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का निर्णय लिया था। यानी कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। किसके लिए? पाकिस्तान की मांग के समर्थन के लिए। उसके बाद माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और माउंटबेटन योजना ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे जिससे आप लोग अवगत हुए। अब अगले दिन हम लोग इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।